हे लर्नर्स, वेलकम टू दीप हॉलिक नॉलेज। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स 1 BPCS 186 मैनेजिंग स्ट्रेस का। उसके अंदर हम लोग 6 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, सेकंड है मेडिटेशन एंड उसके टाइप्स, थर्ड है योगा, फोर्थ है टाइप्स ऑफ आसनाज, फिफ्थ है माइंडफुलनेस एंड सिक्स्थ है बायोफीडबैक। लेट्स स्टार्ट विद रिलैक्सेशन टेक्निक्स। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि दिन के लास्ट में अपना आराम से सोफे पर बैठ के टीवी वगैरह देखना, फ़ोन चलाना, चिल करना। बट ये सब चीज़ें बहुत थोड़ा ही काम करती हैं हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए, जो कि नेसेसरी नहीं है। जबकि हमें हमारी बॉडी के नेचुरल रिलैक्सेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करना होता है, जो कि एक डीप स्टेट होती है रेस्ट की, जो हमारे स्ट्रेस पर ब्रेक लगा देती है और हमारी ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट को स्लो करती है, साथ ही साथ बीपी कम करती है और हमारे माइंड और बॉडी को वापस बैलेंस में लेकर आती है। और ये सब हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, रिदमिक एक्सरसाइज, योगा एंड ताई ची। आपने देखा होगा कि हम लोग जब थक जाते हैं अपने पूरे दिन से, तो हम लोग लास्ट में टीवी वगैरह देखते हैं, फिर सोशल मीडिया से एंगेज होते हैं, जिससे जो हमारा स्ट्रेस है वो थोड़ा सा ही कम होता है, लेकिन हम लोग और थक जाते हैं। तो उसकी जगह हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, मेडिटेशन या फिर योगा वगैरह करना चाहिए, जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम होगा और हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी। ऐसे ही इसके अंदर हमें एक रिलैक्सेशन टेक्निक दी हुई है, जिसका नाम है जैकॉब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जिसका मेन मानना यह है कि रिलैक्सेशन और टेंशन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि वो दोनों दो अलग अलग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं। जैसे कि सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से रिलैक्सेशन होती है एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से टेंशन होती है। ये दोनों सिस्टम कभी भी एक साथ एक्टिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकली इनहिबिट हैं। इस टेक्निक में मेनली हम अलग अलग बॉडी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन उन्हें रिलैक्स करते हैं। इस एक्सरसाइज को हार्डली 10 से 15 मिनट करना होता है और इसे हम दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। और इसके अंदर फिर हमें कुछ बातें दी हुई हैं जो हमें इस एक्सरसाइज को करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, जो कि हैं, फर्स्ट है, ये हमें उस जगह पर करनी चाहिए जो हमें कंफर्टेबल लगे। सेकंड, ये हमें उसी समय करनी चाहिए जब सबसे कम डिस्टर्बेंस हो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। थर्ड है, ये हमें खुद पर विश्वास रखकर, खुद पर कॉन्फिडेंस रखकर करनी चाहिए और जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, हमें आराम से करनी चाहिए। फोर्थ है, कोई भी दवाई वगैरह हमें इसमें यूज़ नहीं करनी चाहिए रिलैक्सेशन के लिए, और जो लोग दवाई यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्हें पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एंड देन फिर इन्हें करना चाहिए। फिफ्थ है, जो लोग कमर दर्द या फिर किसी भी ऐसी इंजरी से गुजर रहे हैं, उन्हें यह करते हुए काफ़ी ज़्यादा सावधान रखनी चाहिए कि उनकी इंजरी और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए या फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके अंदर बस हमें 5 ही पॉइंट दिए हैं जो हमें इस एक्सरसाइज को करते हुए ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं। ये टेक्निक मेनली स्टार्ट होती है सांस लेने से, फिर उसे होल्ड करना होता है एंड देन उसे छोड़ना होता है। शांत और कंफर्टेबल होना ज़रूरी है जब भी हम ये टेक्निक करें। आंखें बंद रख कर भी कर सकते हैं हम इस एक्सरसाइज को, और साथ ही साथ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है हम वो उसके अंदर रिपीट करनी होती है। साथ ही साथ हमें इसके अंदर अलग अलग मसल्स को टेंस और रिलैक्स करना होता है। इसके अंदर हम लोग 16 अलग अलग मसल्स ग्रुप को टेंस एंड रिलैक्स करते हैं, जो कि हैं आर्म्स, हैंड्स, शोल्डर्स, नेक, फोरहेड, आइज, स्कैल्प, जॉज, माउथ, चेस्ट, ट्रंक, स्टमक, लोअर बैक, बटक्स, थाई एंड फुट काफ। ये 16 अलग अलग मसल्स ग्रुप हैं जिनको हम टेंस करते हैं और रिलैक्स करते हैं इस टेक्निक के अंदर। अब ये करनी कैसे है, ये आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि ये हर एक्सरसाइज के बारे में बता रखा है कि कौन सी कैसे करनी है, और सारी की सारी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो आप लोग एक बार ये वीडियो पॉज कर लो और इन सभी को एक बार रीड कर लो, आपको ऐसी समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगी। अब हम इसमें आगे देखते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन एक सेट होता है उन टेक्निक्स का जिनका मेन एम होता है कि वो हमारी हाइटेंड स्टेट को बढ़ावा देती हैं अवेयरनेस एंड फोकस्ड अटेंशन की। अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो मेडिटेशन हमारी अवेयरनेस
एंड अटेंशन को बढ़ा देती है। मेडिटेशन एक फीलिंग चेंजिंग टेक्निक भी है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं साइकोलॉजिकली। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो फिर हमारे जो मूड होता है एकदम से वो चेंज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है एंड पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मन के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है, अब मेडिटेशन के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो कि है फर्स्ट है, मेडिटेशन कल्चर से फॉलो किया आ रहा है, हज़ारों सालों से ही मेडिटेशन चलता हुआ आ रहा है। आपने देखा होगा, अगर आपने पहले कोई बुक्स पढ़ी हो या फिर कोई भी एंशियंट टाइम की अगर आपने मूवी वगैरह देखी हो तो उसके अंदर आपने ज़रूर देखा होगा कि वो लोग भी मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है, लगभग हर रिलीजन, चाहे वो हिंदुज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज़्म हो या कोई और भी रिलीजन हो, उन सभी के अंदर मेडिटेशन फॉलो करने का कल्चर है। थर्ड आता है, मेडिटेशन ज़्यादातर रिलीजियस पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे अपनी खुद की इच्छा से बिना किसी रिलीजियस बिलीफ के भी करते हैं। अगर आप मॉर्निंग में कहीं पार्क गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते रहते हैं। मेडिटेशन करने का मेन पर्पज़ ही ये होता है ताकि वो पॉजिटिव वाइब्स ला सकें अपने अंदर और स्ट्रेस वगैरह को कम कर सके। फोर्थ है, मेडिटेशन को साइकोथेरेपी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हम देखोगे बहुत बार डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं मेडिटेशन करना चाहिए। अब आते हैं इसके अंदर मेडिटेशन के टाइप्स। सो फर्स्ट आता है हमारा बॉडी स्कैन मेडिटेशन। सो ये मेडिटेशन हमारा ध्यान अलग अलग बॉडी पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर लगाती है। जैसे कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में हम पैर से स्टार्ट करते हैं एंड ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, बट इसमें हम मसल टेंस और रिलैक्स करने की जगह हम हर बॉडी पार्ट पर फोकस करते हैं कि वो कैसे फील कर रहा है बिना सेंसेशंस को लेबल किए, जैसे कि वो हमें अच्छा फील हो रहा है फिर बुरा फील हो रहा है, हम ये सब नहीं इसके अंदर लेबल करते, बस हम उन्हें फील करते हैं। अब ये करना कैसे है ये आप लोग वापस से वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर आपको इतना कुछ समझने की नीड है नहीं, बस एक बार जस्ट आपको रीड करना है। अब इसके बाद हम मेडिटेशन के कुछ और भी टाइप्स देखते हैं जो हमें इसके अंदर दिए हुए हैं। सो अब इसमें आता है फर्स्ट टाइप, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। सो माइंडफुलनेस से आप समझ सकते हो, माइंड का मतलब होता है दिमाग, फुल का मतलब पूरा, और नेस हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। सो माइंडफुलनेस मतलब कि दिमाग फुल का हो तो भरा हुआ, और नेस मतलब उस चीज़ को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। सो हमारा दिमाग फुल्ली किसी एक तरफ फोकस्ड हो। ठीक है, इसके अंदर मेनली हम खुद के थॉट्स के बारे में अवेयर होते हैं। इसके अंदर हम एक ही जगह पर बैठकर बिना किसी डिस्ट्रक्शन के या फिर बिना किसी चीज़ को जज किए खुद के थॉट्स एंड इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर हम लोग एक ही पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करते हैं बिना किसी और चीज़ के बारे में सोचते हुए। सपोज करो अगर अभी आप लोग ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपका सारा का सारा फोकस इस टॉपिक के अंदर ही होगा। आप इसके अलावा ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होगे कि मुझे भी नए शूज़ खरीदना है या फिर मुझे शाम को अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। इसके अंदर हमें कोई भी वर्ड या मंत्र जपना होता है या फिर हम उसे रिपीट करते हैं बार बार। ठीक है, और इसमें भी हमें एक शांत जगह पर बैठकर ये करना होता है और हम इसे हार्डली 10 से 15 मिनट डेली कर सकते हैं। थर्ड आता है गाइडेड मेडिटेशन। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर एक गाइड है जिसका कुछ ना कुछ तो रोल पक्का ही होगा। सो इसके अंदर एक गाइड होता है जो कि हमें इस पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके जाता है। इसके अंदर हम लोग चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं जो हमें रिलैक्सिंग लगती है। इसे भी हम सेम वैसे ही करते हैं शांत जगह पर बैठकर बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। सो आप ये समझ लो जो भी मेडिटेशन के टाइप्स हैं हमें वो सारे के सारे शांत जगह पर बैठकर करना है बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। अब हमारा फोर्थ टाइप आता है विपासना मेडिटेशन। सो जो इसका मेन एम है वो है खुद को ऑब्जर्व करना ताकि हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकें अच्छे में। इसके अंदर हमें अपनी बॉडी और माइंड के बीच में कनेक्शन बनाना होता है और हम कनेक्शन बनाने के लिए अलग अलग बॉडीली सेंसेशंस पर फोकस करते हैं। फिफ्थ आता है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन या फिर मेटा मेडिटेशन। इसके अंदर हमें दूसरों के लिए प्यार या फिर काइंडनेस एक्सप्रेस करना होता है। इसके अंदर भी हमें वही सेम एकदम प्रोसेस शांत जगह पर बैठकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन कर
करना होता है। इसके अंदर हमें गहरी लंबी सांसें लेनी होती है और खुद से वो वर्ड्स कहने होते हैं जो कि हमें खुद के प्रति काइंडनेस या फिर लव शो करें। इसके बाद हम इस चीज़ को अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, देन फ्रेंड्स के लिए, और उसके बाद हम बाकी उन सभी लोगों के लिए कर सकते हैं जो कि हमारे लाइफ में हमसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से कनेक्टेड है। जैसे कि मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, या फिर कोई भी ऐसे पॉजिटिव वर्ड जो मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, या फिर यस मुझे ये करना है। अब हमारे इसके अंदर सिक्स्थ आता है चक्र मेडिटेशन। आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर चक्र होते हैं। ये उसी से रिलेटेड है। हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग एनर्जी चक्र होते हैं जो कि स्पिरिचुअल होते हैं नेचर में, और ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर टोटल 7 चक्र हैं जो कि अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और जो इसका मेन एम होता है वो ये होता है कि वो इन चक्र में इक्विलिब्रियम ला सके, यानी कि इन चक्र को बैलेंस कर सके। मेडिटेशन का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है कि वो स्ट्रेस घटाती है, फिर बल्कि एंजाइटी कम करती है, बल्कि वो हमारी हेल्थ सुधारती है, अवेयरनेस बढ़ाती है, एंड हमारे लाइफ स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनाती है। इसके अंदर बस इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है योगा। योगा मेंटल एंड फिजिकल डिसिप्लिन को एक साथ लाता है, जिससे हमें बॉडी एंड माइंड की शांति को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। यार योगा हम में से किसी के लिए भी कोई इतना नया टॉपिक नहीं है जिसमें हमें ज़्यादा ही ध्यान लगाना पड़े। ये हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है। जो हम स्कूल में पढ़ते थे कि तन और मन के मेल को योग कहते हैं, ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है, और ये हमें स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेज करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं हम इसके अंदर। योगा के बहुत सारे स्टाइल्स एंड फॉर्म्स होते हैं। हाथ योगा एक अच्छी चॉइस होती है स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा सिंपल स्टाइल होता है योगा का, और ये बिगिनर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसकी स्लो स्पीड और इजी मूवमेंट्स की वजह से। अब हमें इसके अंदर योगा के 3 टाइप्स भी दिए हुए हैं, जो कि फर्स्ट है कर्म योग। ये जो योगा है ये एक व्यक्ति के कर्मों से रिलेटेड होता है। अगला आता है भक्ति योगा। ये डिवोशन से रिलेटेड होता है। थर्ड आता है ज्ञान योगा। ये योगा नॉलेज से रिलेटेड होती है। अब हमें इसी के अंदर फोर्थ टाइप भी दिया हुआ है जो कि पतंजलि ने दिया है, जिसको कहते हैं हम लोग अष्टांग योगा, और इसका मतलब होता है पावर योगा। इसके अंदर हम लोग पोस्चर टू पोस्चर मूवमेंट को फॉलो करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आसनास। फर्स्ट है इसके अंदर पद्मासन। इसे लोटस पोज भी कहते हैं, और ये ज़मीन पर बैठकर अपने पैरों को अपनी थाइस के ऊपर रखकर किया जाता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट प्रैक्टिस करने से हमें आ जाएगा। आपने देखा होगा जो पोज हम पूजा के टाइम पर यूज़ करते हैं, फिर देखा होगा आपने जो लोग पंडित वगैरह या फिर ये लोग पूजा के टाइम पर यूज़ करते हैं, सेम ये वही पोज है। अगला आता है सुखासन। इसके अंदर हमें क्रॉस लेग करके बैठना होता है। ये एक आसान आसन है जो कि ऑलमोस्ट पद्मासन की तरह है। इसे हम मेडिटेशन के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है सिद्धासन। ये पद्मासन की तरह है बट उससे थोड़ा कम डिफ़िकल्ट होता है, और हमें अपने दोनों पैर के अंगूठे को अपने थाइस के अंदर टक करना होता है इस आसन को करने के लिए। फोर्थ आता है वज्रासन। वज्र एक संस्कृत की टर्म है जिसका मतलब होता है डायमंड। जब हम इसके अंदर अपनी हील्स पर बैठते हैं तब जो हमारे पीछे से पोस्चर होता है हील्स का वो डायमंड की तरह बन जाता है, इसलिए हम इसे वज्रासन कहते हैं, या फिर इसलिए हमने इसमें इसे डायमंड कह के डिनोट किया हुआ है। इसके अंदर हम लोग अपनी हील्स पर बैठते हैं एंड देन अपनी हथेलियों को अपने नीज के ऊपर रखते हैं। फिफ्थ आता है हमारे पास त्रिकोण आसन। ये आसन खड़े होकर किया जाता है। अब इसके अंदर आपको ज़मीन पर खड़े होना है और अपने पैरों के बीच में गैप करना है। उसके बाद आपको अपनी बॉडी को लेफ़्ट साइड की तरफ स्ट्रेच करना है इस तरीके से, ताकि आपकी जो स्पाइन है वो एकदम सीधी रहे और बॉडी सामने की तरफ फेस करे, एंड जो आपके आर्म्स हैं वो परपेंडिकुलर हो ग्राउंड के, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड ग्राउंड को टच करेगा और राइट हैंड सीधा ऊपर होगा आसमान की तरफ। उसके बाद आपको यही सेम प्रोसेस राइट साइड के लिए रिपीट करना है। ऐसे हम इस आसन को करते हैं। उसके अंदर हमें 5 आसन दिए हुए हैं। आप इन 5 आसन को पढ़ लेना, एंड देन इन सभी के जो फ़ायदे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो और आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप इन सभी के 1-1, 2-2 बेनिफिट्स पढ़ सकते हो और उन सभी को इसके अंदर लिख सकते हो।
सो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। सो अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माइंडफुलनेस। सो माइंडफुलनेस एक बेसिक ह्यूमन एबिलिटी होती है फुल्ली प्रेजेंट और अवेयर रहने की, कि अभी हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उन सभी चीज़ों को लेकर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होने की। अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो इसका मतलब होता है कि अपने काम से काम रखना। सो इसके अंदर हम जनरली उन चीज़ों पर अटेंशन देते हैं जिन्हें हम ज़्यादातर नोटिस नहीं करते, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए होते हैं, फ्यूचर या फिर पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर कभी कभी अपने प्रेजेंट पर भी फोकस करते हैं। सो माइंडफुल के कॉन्ट्रास्ट में जो हमें टर्म दी हुई है वो है ऑटो पायलट मोड। और हम इसे ऑटो पायलट मोड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसके अंदर चीज़ें बिना ध्यान दिए हुए करते हैं, फिर भले ही हम गाड़ी चला रहे हों या फिर कोई भी घर का काम कर रहे हों या फिर खाना ही क्यों ना खा रहे हों, हम ये सब एक्टिविटीज़ बिना इन पर फोकस किए करते हैं। ज़्यादातर हमारा दिमाग कहीं और ही होता है जब हम लोग ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। सपोज़ करो हम कभी खाना खा रहे होते हैं तो हमारा दिमाग खाने के अंदर बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट हम लोग या तो किसी भी और एक्टिविटी जैसे कि टीवी या फिर फ़ोन में एंगेज होते हैं, वरना हम कुछ और ही सोच रहे होते हैं कि हम खाने के बाद क्या करेंगे या फिर हमें अपना वो वाला काम किस तरीके से करना है। जबकि माइंडफुलनेस का मतलब होता है अवेयर होना और फोकस करना ऐसी एक्टिविटीज़ पर। अब इसमें आती हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स माइंडफुलनेस की, जो कि कैबेट जिन ने दी थी 1990 में। सो फर्स्ट है बीइंग नॉन जजमेंटल, यानी कि हमें चीज़ों को जज नहीं करना। सेकंड आती है कल्टिवेटिंग पेशेंस। थर्ड आती है बीइंग ओपन माइंडेड। फोर्थ आती है हैविंग ट्रस्ट। फिफ्थ आती है नॉन स्ट्राइविंग। सिक्स्थ है एक्सेप्टेंस। सेवन है लेटिंग गो। लेटिंग गो से आप सिंपल समझ सकते हो कि हमें इसमें कुछ चीज़ें छोड़नी होती है, क्योंकि हमें किसी भी एक चीज़ पर ही फोकस करना है। अगर हम लोग माइंडफुलनेस फॉलो करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पर और माइंड पर, और ये हमारे इम्यून सिस्टम मजबूत करके हमें काफ़ी सारी बीमारियों से लड़ने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ स्ट्रेस एंड एंजाइटी से डील करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो हम लोग बिना दिमाग लगाए करते हैं वो है ईटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम लोग खाते हुए कहीं और ही ध्यान लगाए हुए होते हैं, या तो टीवी देख रहे होते हैं वरना फिर फ़ोन वगैरह चला रहे होते हैं। सो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि हम लोग ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं। ये एक्टिविटी हम लोग ज़्यादातर ऑटो पायलट मोड पर ही करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी खाना खाओ तो माइंडफुलनेस ईटिंग ट्राई करना। और ये करना कैसे हमें, हम ये देखते हैं। सो ये हम लोग करेंगे टीवी या फिर फ़ोन को बंद करके सिर्फ अपने खाने पर कंसंट्रेट करेंगे, अपने खाने को अप्रिशिएट करेंगे, और खाने के टेस्ट, कलर, टेक्सचर, साउंड, एरोमा एंड ऐसी और भी जो फैक्टर्स हैं उन सभी पर ध्यान देंगे। यानी कि हम उन सभी को फील करेंगे अपने सभी सेंसेस से। और जब हम ये करेंगे तो हमें इस प्रोसेस में नॉन जजमेंटल होना है, यानी किसी भी चीज़ को जज नहीं करना कि ये खाना ऐसा है या फिर वैसा क्यों नहीं है। सो इसके अंदर बस इतना ही। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, बायो फीडबैक। सो बायो फीडबैक एक माइंड बॉडी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग विजुअल एंड ऑडिटरी फीडबैक को यूज़ करते हैं बिन चाहे बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। हम लोग इस टेक्निक को यूज़ करके हाई बीपी, क्रोनिक स्ट्रेस, हेडेक्स, पेन और एंजाइटी के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। जब भी स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया जाता है तब बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल के अंदर जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जब बायो फीडबैक की वजह से इंडिविजुअल को इन चेंजेस के बारे में पता लगता है तब वो एक अच्छे हालत में होता है कि वो इन स्ट्रेस को डील कर सके आसानी से। तब जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी ने एक्सपीरियंस किए होते हैं स्ट्रेस के दौरान, हम लोग अलग अलग टेक्निक जैसे कि डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन और बाकी जो भी ऐसी टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके हम इनसे डील कर सकते हैं। सो अगर आप सिंपली समझो तो बायो फीडबैक एक कनेक्शन होता है बॉडी का माइंड के साथ, या फिर हमारे सभी सेंसेस का पूरी बॉडी के साथ, जिससे हमें खुद ही पता लगता रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम है या फिर कहाँ पे क्या स्ट्रेस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। और फिर जब भी हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तब जो भी स्ट्रेस है उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा इंडिविजुअल की हेल्थ पर। सो बायो फीडबैक की मदद से
इंडिविजुअल ये जान सकता है कि उसे ये सब कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए या फिर कौन सी टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव है उसके लिए। सो इसी के हिसाब से जो इंडिविजुअल होगा वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज कर पाएगा। और हम अपने फिजिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में ज़्यादा अवेयर होकर बायो फीडबैक अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तब हम लोग अपनी तेज़ सांसों को महसूस कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे बॉडी के सिम्टम्स होते हैं जो हम महसूस कर सकते हैं। सो बायो फीडबैक को हम बहुत सारे टूल्स यूज़ करके भी अचीव कर सकते हैं, जैसे कि थर्मामीटर या फिर वेइंग स्केल्स। थर्मामीटर इन सेंस कि अगर हम लोग स्ट्रेस में है तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सपोज उसका हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया या फिर हमें कोई इलनेस हो गई, तो हम लोग थर्मामीटर या फिर ऐसी और भी जो भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे कि कुछ हमारे मेडिकल के टूल्स हैं, हम उनको यूज़ करके बायो फीडबैक अचीव कर सकते हैं। सो बहुत ही अगर सिंपल टर्म्स में समझो तो अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है उनको जानना ही बायो फीडबैक है। सो दैट्स इट गाइज फॉर द चैप्टर नंबर 6 एंड आई होप आप सभी को समझ आया हो।